नमस्ते बच्चों, मैं राजेंद्र कुमावत उज्ज्वल क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले क्लास 10th में निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट 2। पहले पार्ट में हमने चर्चा की थी कार्तीय निर्देशांक क्या होते हैं और कार्तीय निर्देशांक में किसी बिंदु को कैसे दर्शाया जाता है। एक्स अक्ष पे किस निर्देशांक का मान 0 होता है और वाई अक्ष पे कौन से निर्देशांक का मान 0 होता है, यह हमने पिछले वीडियो में जाना था। और आज हम इस पार्ट के अंदर दो बिंदुओं के बीच में दूरी ज्ञात करना सीखेंगे। और ये दूरी वाला जो कंसेप्ट है बच्चों, ये बहुत ही यूजफुल कंसेप्ट है और इसी की मदद से पूरे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं 9.1 के। तो आओ बच्चों स्टार्ट करते हैं, दो बिंदुओं के बीच में दूरी कैसे ज्ञात की जाती है। मान लेते हैं बच्चों ये अपना द्विविमीय निर्देशांक है, कार्तीय निर्देशांक बोल सकते हैं हम, ठीक है ना बच्चों। ये एक्स डैश ओ एक्स है और ये वाली वाई ओ वाई डैश है। इतना आपने पहले देखा था पिछले वीडियो के अंदर। अब इस कार्तीय निर्देशांक तंत्र के अंदर दो बिंदु है। सपोज एक बिंदु P x1, y1, जो P बिंदु है उसके निर्देशांक क्या है x1, y1। एक बिंदु यहाँ पे है Q, इसके निर्देशांक x2, y2 है बच्चों। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच में दूरी क्या है, ये दूरी हम ज्ञात करने वाले हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, तो चलो हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं एक रेखा के द्वारा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, मैं उस दूरी को क्या लिख रहा हूँ बच्चों, PQ बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ, PQ। P से Q के बीच की दूरी को मैं क्या संकेत दे रहा हूँ, PQ। अब दूरी ज्ञात करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, P बिंदु से और Q बिंदु से हम x अक्ष के ऊपर क्या डालेंगे, लंब डालेंगे। तो आओ बच्चों P बिंदु से हम लंब डालेंगे, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचेंगे। यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है बच्चों, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इसी प्रकार से Q बिंदु से हम x अक्ष के ऊपर लंब डालेंगे। तो ये जो लंब है, P बिंदु से जो लंब डाला था, माना कि ये M बिंदु पे काट रहा है x अक्ष को, और Q बिंदु से जो लंब डाला था हमने वो N बिंदु पे काट रहा है। ठीक है बच्चों, इतना आ गया समझ में आपके। अब इसके उपरांत इसके बाद में हम P बिंदु से हम लंब डालेंगे किस पे, QN पे। QN पे हम लंब डालेंगे, जो कि QN को मान लेते हैं कि R बिंदु पे काट रहा है। इतना हो गया। अब हम जो पिछली वीडियो में आपने अध्ययन किया था उसका यूज करने वाले हैं। यहाँ पे आपने सीखा था कि जो P बिंदु है वो y अक्ष से कितनी दूरी पे है, y अक्ष से कितनी दूरी पे, देखो इतनी दूरी पे है, यानी कि ये दूरी और ये दूरी बराबर ही तो है। तो ये दूरी कितनी है, x1 के बराबर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है बच्चों, x1। ठीक है, अब हम बात करें Q बिंदु की। Q बिंदु y अक्ष से कितनी दूरी पे है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी की बात करें तो वो कितनी होगी बच्चों, देखो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वही तो ये है, और यहाँ पे x2, यानी कि Q बिंदु का जो निर्देशांक है उसमें वैल्यू क्या है इसकी, x2। तो आपने समझ लिया था पहले वीडियो के अंदर, पहले पार्ट के अंदर आपने समझ लिया था कि हम बिंदु की दूरियां कैसे निकाल सकते हैं। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं। जैसे अपने पास कोई बिंदु P है 2, 3, ठीक है, हम इससे लंब डालेंगे किस पे, x अक्ष पे, और दूसरा लंब डाल रहे हैं y अक्ष पे। तो अब इस बिंदु की y अक्ष से दूरी, यानी कि यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, तो वो होगा भुज का मान। भुज का मतलब x का मान। तो ये दूरी तो कितनी होगी बच्चों, 2। और ये वाली जो दूरी है, ये वाली, यानी कि x अक्ष से कितनी हाइट पे है, कितनी ऊंचाई पे है, वो होता है कोटि का मान, यानी कि ये होगी 3। तो इधर आप देखोगे ये दूरी कितनी हुई, x1।
यदि इसकी बात की जाएगी, इस ऊंचाई की बात की जाएगी, तो वो कितनी होगी बच्चों, y1। वेरी गुड। अब आगे बात करें, इस O बिंदु से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, तो आप कहाँ से देखोगे, Q बिंदु के निर्देशांक से। तो आपको पता लगा कि x2 है। और जब इसकी बात करें ऊंचाई की कि यह x अक्ष से कितनी ऊंचाई पे है Q बिंदु, तो आप बताओगे कि ये x2 ऊंचाई, सॉरी y2 ऊंचाई तक है। ठीक है, इतना आपने किया। इसके बाद में आप इस पे नज़र डालोगे तो आपको एक आकृति दिखाई दे रही होगी यहाँ पे, ये वाली। ये आकृति कैसी बन रही है बच्चों, वेरी गुड, समकोण त्रिभुज की आकृति बन रही है। और समकोण त्रिभुज के अंदर कौन सी प्रमेय लागू होती है, बोधायन प्रमेय लागू होती है। बोधायन प्रमेय क्या होती है, समकोण त्रिभुज में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। तो इसमें देखो, ये तो क्या होगा इसका लंब, ये वाला इतना, और ये क्या है इसका आधार। तो बताओ बच्चों, पी आर का मान क्या होगा, हम इसको मिटा देते हैं। पी आर का मान क्या होगा, पी आर का, देखो डायग्राम पे नज़र डालो। पी आर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए। अब आपके पास यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो है x2 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है x1। तो अब इस दूरी को यदि हम इस पूरी वाली दूरी में से घटा देंगे तो कौन सी दूरी आएगी आपके पास बच्चों, ये वाली पी आर, यानी कि ये दूरी आने वाली है x2 माइनस x1। आधार की जो लंबाई है वो क्या आ गई, x2 माइनस x1। इसी प्रकार से लंब की लंबाई भी निकाल सकते हैं बच्चों। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो कितनी है, y2। और यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई यदि अपने को मालूम हो जाए तो हम इसको घटा देंगे। और इधर आप चलोगे तो ये कितनी थी ऊंचाई, y1। तो y1 इसमें से कम होगी तो अपने पास क्या आ जाएगी, ये लंब यानी कि RQ। ये तो कितनी आ गई, x2 माइनस x1 आ गई थी। जब RQ की बात करने वाले हैं तो इस पूरी लंबाई में से, इस पूरी ऊंचाई में से ये वाली ऊंचाई घट जाएगी NR, और NR का मान क्या है, y1। तो ये बन जाएगी y2 माइनस y1। मज़ा आ रहा है ना। अब देखो, P से Q तक की दूरी आपको ज्ञात करनी है, यानी कि कर्ण का मान ज्ञात करना है। बोधायन प्रमेय क्या कहती है बच्चों, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे PQ का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर। इसके बाद में बराबर का चिन्ह, आधार का स्क्वायर PR स्क्वायर, प्लस का चिन्ह लगाओ बच्चों RQ यानी कि लंब का स्क्वायर। इतना आपने कर लिया, यही तो प्रमेय थी, बोधायन प्रमेय इसी को तो कहते हैं। ठीक है, अब PQ की तो वैल्यू हमें ज्ञात करनी है बच्चों। PQ का स्क्वायर ऐसे कैसे चल रहा है, अब इसकी वैल्यू आपके पास है PR का मान क्या है बच्चों, x2 माइनस x1, और स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर अपने भी लगा दो। ओके, आगे बढ़ो। RQ की वैल्यू क्या है, y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब उनको वैल्यू ज्ञात करनी है ओनली फॉर PQ, और यहाँ पे PQ का स्क्वायर है तो इस स्क्वायर को हटाएंगे तो PQ बराबर, जब ये दो घात इधर आएगी तो किसका चिन्ह लग जाएगा, वर्गमूल का। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, वर्गमूल का चिन्ह, और आगे चिन्ह क्या आएगा, प्लस माइनस। क्या आता है, प्लस माइनस। बच्चों हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, दूरी ज्ञात कर रहे हैं। दूरी तो कभी ऋणात्मक होती ही नहीं है, इसलिए माइनस का चिन्ह लगाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा यहाँ पे। और इसकी वैल्यू को हम क्या लिखेंगे,
पी क्यू बराबर केवल प्लस का चिन्ह, और प्लस का चिन्ह आप आगे प्लस लगाओगे तो भी प्लस में ही माना जाएगा और नहीं लगाओगे तो भी प्लस में ही माना जाएगा। तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। अरे वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। बिल्कुल हम लिख सकते हैं x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं बच्चों। जैसे यहाँ पे आ रहा है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। देखो जैसे 3 माइनस 2 इसका स्क्वायर करोगे क्या आएगा बच्चों? 1 का स्क्वायर यानी कि 1। ठीक है, अब हम चेंज करेंगे 2 माइनस 3, उल्टा कर दिया मैंने, 2 पहले लिख दिया और 3 बाद में लिख दिया, माइनस 1 का स्क्वायर, तो वो भी क्या होगा? प्लस 1 ही होगा। तो हाँ बच्चों, आप इसको लिख सकते हो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। परंतु आप ऐसे याद करोगे तो आपको ठीक तरीके से याद हो जाएगा, यानी कि अपने पाठ्यक्रम के अनुसार हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, पी क्यू वर्गमूल x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्योंकि फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है बच्चों? 2, और अंतर क्या आएगा? यदि ये प्लस का है तो इसकी वैल्यू ऋणात्मक आएगी, परंतु घात 2 है इसलिए वो वापस धनात्मक हो जाएगी। तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप दूरी सूत्र चाहे ये याद रखो चाहे ये वाला याद रखो, दोनों बिल्कुल सेम है। ठीक है ना बच्चों? आगे बढ़े तो कुल मिला के आपको ये वाला फार्मूला याद रख लेना है। चलो एक बार फिर से देखते हैं सिंपल वे में। आपको डेरिवेशन याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल रिजल्ट पे ध्यान दें बच्चों। जैसे ये P बिंदु था, x1 y1 इसके निर्देशांक थे, Q बिंदु था x2 y2, इनके बीच की जो दूरी थी PQ, वो कैसे लिखी आपने? वर्गमूल का चिन्ह x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये जो फार्मूला है ये वाला P और Q बिंदु आपको दिए हुए हैं, उनके निर्देशांक आपको दिए हुए हैं, तो आप दूरी सूत्र की सहायता से उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हो। आओ हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं इसका। अपनी बुक का जो एग्जाम्पल है वो करके बताते हैं आपको। सूत्र यहीं पे लिखे रहने देते हैं ताकि आपको समझने में सुविधा रहे। एग्जाम्पल नंबर आप निकालो बच्चों 3। एग्जाम्पल नंबर 3 अपनी बुक का ही एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें लिखा हुआ है 2 बिंदु है 2,3 और 5,6। बिंदुओं 2,3 और 5,6 के बीच दूरी ज्ञात करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। अब यहाँ पे P और Q की तो वैल्यू दे ही नहीं रखी, तो अब आप देखोगे इनका नामकरण नहीं कर रखा। बिंदु तो दे रखे अपने को, तो पहले बिंदु को आप P मान लो और दूसरे बिंदु को आप Q मान लो। तो माना बिंदु क्या है? माना पहला बिंदु P 2,3 और दूसरा बिंदु Q 5,6 है। तो अब आपको क्या पूछ रहा है बच्चों? P से Q के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो PQ वर्गमूल का चिन्ह लगा दो। पहले क्या आ रहा है? P और बाद में क्या लिखा हुआ है? Q।
ये बात अच्छी तरीके से समझ लेना, जो पहले जो लिखा हुआ है उसके निर्देशांक x1 y1 को व्यक्त कर रहे हैं, और जो बाद में लिखा हुआ है उसके निर्देशांक x2 और y2 को व्यक्त कर रहे हैं। तो जो p के जो निर्देशांक है इसमें जो x1 की वैल्यू है वो क्या होगी 2 और y1 की वैल्यू क्या होगी 3। पहला जो बिंदु है उसके निर्देशांक x1 y1 को व्यक्त करते हैं, और दूसरा जो बिंदु है q उसके निर्देशांक x2 y2 को व्यक्त करते हैं। तो ये x2 और y2, यही तो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है इनमें। तो इसको आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है, आपको कोई गलती नहीं करनी है। आपने पी क्यू लिखा है तो पी वाले जो निर्देशांक है x1 y1 होंगे, क्यू वाले जो निर्देशांक होंगे वो x2 y2 होंगे। आओ बच्चों, हम इस सूत्र में मान रखने वाले हैं, दूरी सूत्र में मान रखेंगे x2 की जगह x2 की वैल्यू, x1 की जगह x1 की वैल्यू, और y2 की जगह y2, y1 की जगह y1। इसमें सभी मान उठा के इस सूत्र में हम फिट करने वाले हैं। तो आप देखोगे x2 की वैल्यू है 5 माइनस x1 2 होल स्क्वायर। सूत्र में स्क्वायर लगा हुआ है ना, इसलिए मैंने वहाँ पे स्क्वायर लगाया। फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह y2 कौन सा है ये वाला 6 माइनस y1 3 का होल स्क्वायर। जैसा फार्मूले में लिखा हुआ है वैसा ही कर रहा हूँ मैं बच्चों, ठीक है। पी क्यू बराबर, अब अपने पास इसको सोल्व करना है, जो वैल्यू आएगी वही दूरी होगी। 5 में से 2 घटाओ 3, तो 3 का स्क्वायर करना है। 6 में से 3 घटाओ क्या आया 3, इसका स्क्वायर कर दो। सोल्व किया आपने तो यहाँ पे आया 9 प्लस 9 प्लस 9 कितना होता है बच्चों 18। 9 प्लस 9 कितना होता है 18। और 18 को बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं 9 इंटू 2, कोई दिक्कत नहीं है ना। और 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, तो इसलिए ये 9 का जो वर्गमूल 3 आ रहा है तो 9 बार आके 3 बनेगा, और अंडर में क्या बच गया 2। तो फाइनल रिजल्ट जो आने वाला है अपने पास पी क्यू बराबर 3 अंडर 2, यानी कि पी और क्यू के बीच की जो दूरी है बच्चों वो क्या होगी 3 अंडर 2। समझ में आ रहा है बच्चों, दो बिंदुओं के बीच में दूरी कैसे ज्ञात की जाती है, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, ठीक है। अपना एक एग्जाम्पल लेते हैं, बुक का ही एग्जाम्पल है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 4। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आ सकता है। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर जो 4 है उसमें क्या है, एग्जाम्पल नंबर 4 की हम बात करने वाले हैं। यह है यदि बिंदु x, 3 और 5, 7 के बीच दूरी 5 हो तो x की वैल्यू क्या होगी। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है बच्चों, दो बिंदु दे रखे हैं x, 3 और 5, 7, और इनके बीच की दूरी आपको दी हुई है, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि जो ये पहला बिंदु है उसमें x लिखा हुआ है, इसका मान क्या क्या हो सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलो स्टार्ट करते हैं। कैसे होगा बच्चों, आपको दूरी सूत्र तो पता है। दूरी सूत्र से देखो, जैसे ये P बिंदु था, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, x1 y1 और दूसरा बिंदु था Q, इसके निर्देशांक x2 y2 थे। तो बताओ दूरी सूत्र क्या था, PQ बराबर अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही तो दूरी सूत्र था, यही था ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अपने को दो बिंदु दिए हुए हैं, यानी कि P बिंदु अपना ये है, ठीक है। P बिंदु ये मान रहे हैं हम x, 3
और Q बिंदु कौन सा मान रहे हैं हम 5,7। ये बच्चों मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप x1 y1 और x2 y2 को पहचानने में किसी भी प्रकार की कमी महसूस ना करें, कोई कन्फ्यूजन ना हो कि x1 कौन सा है x2 कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकाल रहे हैं PQ। ठीक है, तो PQ तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, लिखा हुआ है ना सूत्र। तो अब जो PQ है वो क्या है बच्चों, PQ क्या है बच्चों, P से Q के बीच की दूरी है और अपने को प्रश्न में दे रखा है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है 5 है। तो हम PQ की जगह क्या रख सकते हैं 5 रख सकते हैं। ठीक है, सूत्र में मान रखने पर मैं लिख रहा हूँ, सूत्र में मान रखने पर, ठीक है, तो 5 PQ की वैल्यू क्या है 5, फिर अंडररूट का चिन्ह x2 क्या होगा, देखो Q लास्ट में आ रहा है तो जो Q के जो निर्देशांक है यानी कि जो लास्ट वाला बिंदु था यही तो है आपका x2 y2। तो x2 जो है वो बना अपना 5 माइनस x1 की जगह क्या दिखाई दे रहा है बच्चों x, तो यहाँ पे क्या जाएगा x का होल स्क्वायर प्लस का चिन्ह y2 क्या है 7 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पे रखेंगे 3 और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया आपके। अब देखो दोनों पक्षों का वर्ग कर रहे हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर बच्चों जब इसका वर्ग होगा तो क्या बन जाएगा 25 और वर्गमूल के ऊपर यदि आप 2 घात लगाने वाले हो वर्ग करने वाले हो तो वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा और क्या बचेगा 5 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 कितना होता है 4 होता है और 4 के ऊपर कितने घात हैं 2 घात है तो कितना बना 16। इतना समझ में आ गया होगा आपको। 25 बराबर 5 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 16। अब बचा हुआ पार्ट हम इधर सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, देखना अच्छी प्रकार से देखोगे समझ में आएगा। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा है। देखो एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, ये गोला करके ये सूत्र लिख रहा हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आपने पढ़ रखा है। इस सूत्र को हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे यूज करने वाले बच्चों इसमें 5 माइनस एक्स के होल स्क्वायर में। तो इसका यूज करेंगे तो क्या बनेगा देखो 25 ऐसे के ऐसे बराबर का चिन्ह 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये 5 तो आपका a बना और ये क्या बना b बना, तो ये बनेगा 25 माइनस 10x 5 दूनी 10। ठीक है, यहाँ पे देखो आप 2 तो अपना है, a की वैल्यू क्या है 5 है और b की वैल्यू क्या है x है, तो यहाँ पे 5 × 2 10 और ये b की जगह क्या आ जाएगा x आ जाएगा, तो 10x प्लस b स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर और ये प्लस 16। इतना हो गया। तो 25 से तो 25 कट गया, बराबर में देखो ये इधर से इधर कट गया। अब क्या बचा बच्चों 0 बराबर माइनस 10x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16, ये बच गया अपने पास। अब आप देखोगे ये मान है वो 0 के बराबर है, ये वैल्यू 0 के बराबर है, तो 0 को चाहे आप इधर लिख दो चाहे इधर लिख दो। अब इसको सेट कर लेते हैं, घटती हुई घातों के रूप में हम इसको लिख देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा बच्चों। देखो पहले मैं एक्स स्क्वायर लिख रहा हूँ, फिर माइनस का 10x लिख रहा हूँ और फिर प्लस 16 लिख रहा हूँ और बराबर में 0 कर रहा हूँ। द्विघात का समीकरण अपने को प्राप्त हो गया। अध्याय नंबर 3 जिसका नाम था बहुपद। बहुपद में आपने पढ़ रखा होगा कि द्विघात का जो समीकरण होता है उसको गुणनखंड विधि की सहायता से कैसे सोल्व किया जाता है। तो आओ बच्चों हम इसका गुणनखंड विधि की सहायता से सॉल्यूशन निकाल लेते हैं।
एक्स स्क्वायर। अब देखो 10 के हम 2 टुकड़े कर रहे हैं, 8x माइनस 2x, ऐसे लिख सकते हैं 10 को, क्योंकि -8 और -2 है, इनको जोड़ेंगे माइनस का 10 बनेगा, गुणा करेंगे 16 बनेगा। तो 2 के पेयर बनाए हमने, x कॉमन लिया तो x माइनस 8 आया बच्चों, माइनस का 2 कॉमन लिया तो x माइनस 8 आया बराबर 0। ठीक है, इतना किया। इसके उपरांत x माइनस 8 फिर से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचा x और यहाँ पे क्या बचा बच्चों 2 बराबर 0। इन दोनों का गुणन 0 है, डेफिनेटली दोनों में से कोई ना कोई एक 0 है, तभी इनका गुणन 0 आ सकता है। x माइनस 8 बराबर 0, x माइनस 2 बराबर 0 या। ठीक है, इसको सोल्व किया तो x बराबर 8 आया, और इसको सोल्व किया तो x बराबर 2 आया। तो ये अपने फाइनल आंसर हो गए बच्चों। x की वैल्यू 8 हो सकती है या 2 हो सकती है। समझ में आया ना आपको? तो बच्चों आज हम इस पार्ट को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो के अंदर जो दूरी सूत्र है अपने पास, जो दूरी सूत्र है, इस दूरी सूत्र की सहायता से हम कैसे सिद्ध करेंगे कि जो 3 बिंदु वो के निर्देशांक अपने को दिए हैं और इनसे बनने वाली जो आकृतियाँ होगी, त्रिभुज बनेगा, 3 बिंदुओं से त्रिभुज बनेगा। ठीक है, तो वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा या समबाहु त्रिभुज होगा। तो हम सभी का कंडीशन में पढ़ने वाले हैं, सभी की कंडीशन पढ़ने वाले हैं। 4 बिंदुओं से बनने वाली आकृतियाँ कौन कौन सी हो सकती है? आयत हो सकता है, वर्ग हो सकता है, चतुर्भुज हो सकता है। तो वो आकृतियों को सिद्ध करने के लिए हमें क्या सिद्ध करना पड़ेगा कि 4 बिंदुओं से बनने वाली जो आकृति है, 4 शीर्षों से जो बनने वाली आकृति है, वो आयत होगी। तो अगले वीडियो के अंदर बच्चों हम इस प्रकार की शर्तें पढ़ेंगे। देखो मैं थोड़ा सा आपको डेमो बता रहा हूँ, आप लगातार वीडियो पे बने रहिए। आपने देखा होगा कि त्रिभुज होता है, उसमें 3 शीर्ष होते हैं, A, B, C। अब आपसे कोई कहे कि ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, सिद्ध कीजिए, तो आपको क्या सिद्ध करना पड़ेगा? तो आपको पता होना चाहिए ना कि समबाहु त्रिभुज की क्या क्या शर्तें होती हैं, किस त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो हम अगले वीडियो के अंदर बच्चों पढ़ेंगे। इधर तो मैं आकृति लिखूँगा, ठीक है, इधर उसका चित्र आ जाएगा, ठीक है, और इधर उसकी जो भी शर्तें हैं सिद्ध करना पड़ेगा, सिद्ध करना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास 4 बिंदु है, 4 बिंदुओं से जो आकृति बन रही है उसका नाम मैंने दे दिया आयत। तो आयत क्या होता है मैं डायग्राम के द्वारा समझा रहा हूँ बच्चों। ये आपका आयत हो गया A, B, C और D, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर लंबाई की हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, तो ऐसी आकृति को हम आयत कह सकते हैं। आयत के अंदर 2 विकर्ण होते हैं बच्चों, ठीक है। अब आपको 4 बिंदु दिए हुए होंगे प्रश्न के अंदर, 4 बिंदु प्रश्न में दिए हुए होंगे और वो कहेगा कि इनसे बनने वाली जो आकृति है वो आयत है, सिद्ध करो। तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि AB बराबर DC है, यानी कि इस भुजा के सामने वाली भुजा ये है, तो आप सिद्ध करोगे। साथ ही आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि AD बराबर BC है। और विकर्ण भी क्या होते हैं? आयत के जो विकर्ण होते हैं AC और BD, ये भी बराबर हैं। जब 4 बिंदु देकर ये कहें कि सिद्ध करो कि आयत है, तो बच्चों आपको A से B की दूरी निकालनी पड़ेगी, फिर D से C की दूरी निकालनी पड़ेगी दूरी सूत्र से, और आपको बताना पड़ेगा कि दोनों दूरियां बराबर हैं। इसी प्रकार से AD की दूरी और BC की दूरी निकालनी पड़ेगी और बताना पड़ेगा कि बराबर हैं। और विकर्णों की दूरियां भी, विकर्णों की लंबाइयां भी बराबर हैं। आप ऐसा सिद्ध कर पाते हो तो आप कहोगे कि इन 4 बिंदुओं से जो बनने वाली आकृति है वो आयत है। तो इसी प्रकार से हम अध्ययन करने वाले हैं। जब यहाँ पे समचतुर्भुज होगा, समलंब चतुर्भुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा, तो अपने को यहाँ पे क्या क्या सिद्ध करना पड़ेगा। तो इसकी चर्चा हम अगले वीडियो के अंदर करेंगे। बने रहिए, जब तक आप देखते रहिए। जो आज पढ़ा है उसका अध्ययन करो और अगले वीडियो में हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। धन्यवाद।